Hello, am I audible? Yes, Akshat. या सो प्लीज़ अगर कोई भी थोड़ी सी भी रिसर्च करके आया हो तो हैंड रेज़ कर दो। जो भी रिसर्च करके आए हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, Akshat. हाँ भाई। या सो लाइक पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि लाइक जो बिजनेस हमें समझ आ रहा है ना, हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक जो लोग कह रहे हैं या लोग कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करने से पहले। सो वॉरेन बफे सर, जिन आप लोग सब जानते होंगे, उनका एक कोट है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो आपको जो समझ आ रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे सर ने 2016 तक एक भी टेक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी इंटरव्यूज होते उसमें वो यही बोलते थे कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट उन्होंने टेक स्टॉक्स जब इतने बूम पे चल गए थे उसके बाद भी उन्होंने बाकी चीज़ों से जहाँ उनको समझ आ रहा है इतने अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। सो ऐसा नहीं है कि यार जो चीज़ मार्केट में चल रही है हम केवल वहीं से ही रिटर्न कमा सकते हैं। जो चीज़ अगर हमें समझ आ रही है वहाँ से हम अच्छे से करें, सो हम लोग वहां से भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अब इसको हम लोग एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि लाइक आपने कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। सो आप वो बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे जहाँ पे आपको, जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है, जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। लाइक हम में से सब यही करेंगे कि जहाँ हमें समझ आ रहा है वो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे। सो सपोज हम लोग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? दो पार्टनरशिप में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। लाइक 40% पैसा हम लगा रहे हैं एंड 60% पैसा हमारा एक पार्टनर लगा रहा है, जो हमारा केवल फाइनेंशियल पार्टनर है। लाइक वो बिजनेस का मैनेजमेंट केवल हम करेंगे, वो पार्टनर केवल पैसा दे रहा है। स्टार्टिंग में 60% जो पार्टनरशिप रहेगी वो 50-50 की रहेगी। इसमें हमारा ये प्रॉफिट है कि हमें 40% ही पैसा लगाने को, हम 40% ही पैसा लगा रहे हैं एंड वो जो पार्टनर है वो 60 लगा रहा है। सो नाउ अब वो बिजनेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होगी। सो हम वो मैनेजमेंट कैसे ढूंढेंगे? हमें कोई भी शेयर का एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, तो हमें वो ये समझना चाहिए कि यार वो बिजनेस हम खरीद रहे हैं। इन मेरी इस बात से कौन कौन डिसएग्री करेगा कि अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक मैं वो बिजनेस में मेरा कोई, मैं एक पार्ट खरीद रहा हूँ। ये बात तो सब समझ रहे हो कि मैंने अगर कोई बिजनेस खरीदा तो मैं उस बिजनेस में एक शेयर होल्डर हो गया। लाइक वो बिजनेस मेरा मेरा हो गया, उसका एक पार्ट। सो Yes, we are getting it. या सो वो उसका एक पार्ट मेरा हो गया। सो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें बिजनेस चलाने के लिए कुछ लोग चाहिएंगे। तो हम लोग उसके लिए कोई अच्छे मैनेजमेंट ढूंढेंगे कि यार ये मेरे ये बिजनेस चलाने में मेरी हेल्प करें। सो हम में से कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं ढूंढेगा जो पास्ट में कहीं फ्रॉड करके आया हुआ हो, या पास्ट में कहीं पे उस पे ऊपर कोई केसेस चल रहे हो या कुछ भी। हम लोग ऐसे मैनेजमेंट ढूंढेंगे जो पास्ट वाले बिजनेस में अच्छा कर रहे थे, और वो इसलिए हम लोग पे ये विश्वास रहेगा कि वो हमारे बिजनेस में भी अच्छा करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमको कहाँ बिजनेस खोलना है, कौन से सेक्टर में? लाइक बहुत सारे, हम लोगों को किस टाइप का बिजनेस करना है, कोई कौन सी टाइप की कंपनी खोलनी है, तो हम लोग वो सेक्टर देखेंगे कि यार वो सेक्टर कैसा है, उस सेक्टर में ग्रोथ भी है भी या नहीं है। अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो हम लोग वहाँ पे अपना आइडिया छोड़ देंगे कि नहीं यार, अगर इस सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है। अल्टीमेटली हम कोई भी बिजनेस कैस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो हम लोग वो बिजनेस नहीं करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे? उस बिजनेस को करने के लिए हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज हैं उनको फॉलो करेंगे। देन यार वो पार्टनर के साथ हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी तो रखनी पड़ेगी ना उस बिजनेस को करने के लिए। अगर हम उस पार्टनर को कुछ बताएंगे नहीं तो वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके वो चल जाएगा कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। देन हमें और क्या जरूरी है? हमें ये समझना होगा कि
कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो आजकल यही वर्ड बहुत चल रहा है, स्टार्टअप। वो इनिशियल फेज में वो हमारा स्टार्टअप ही रहता है, ठीक है। देन हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ अगर वो एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना होता है। कोई भी अगर हम बेसिक बिजनेस करते हैं तो ये हमारे बिजनेस की एक बेसिक वो होती है कि ये तो हमें करना ही होता है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में यही सब आता है। अब जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, कोई मुझे बता सकता है कि लाइक वो पॉइंट्स इनमें से कौन कौन से उसमें मैच होते हैं? सो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा प्रमोटर कौन है? अभी मैंने जो पॉइंट बोले उनमें प्रमोटर कौन है? और जिसमें 40 मतलब 50-50% वाले 2 लोग हैं। हाँ, वो बस प्रमोटर हो गया। बस इन्वेस्टमेंट डिफाइन करना है। अक्षत हाँ अक्षत तो हाँ स्लाइड चेंज कर रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड ही विजिबल हो हाँ, एक्चुअली मैंने स्लाइड चेंज की है। रही है। विजिबल एक्चुअली सिर्फ फर्स्ट है। हाँ ओके विजिबल प्लीज। अभी भी विजिबल नहीं है? हाँ नहीं अब विजिबल। ओके ओके, सो अब विजिबल है ना स्लाइड? हाँ अक्षत विजिबल है, अब कंटिन्यू कर प्लीज। ओके, सो उसके बाद जो मैंने बात कही थी कि ये हमें लोग अच्छे देखने पड़ेंगे हमारे बिजनेस के लिए, वो इसमें से कौन से पॉइंट्स में आएगा कि वो लोग अच्छे हों एंड वो हमारा बिजनेस संभालें, कोई फ्रॉड्स नहीं है, वो हम लोग इसमें किस में चेक करेंगे? मैनेजमेंट। या हाँ, मैनेजमेंट। देन वो हम लोगों ने जैसे सेक्टर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, लाइक कौन से हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेक्टर हो गया, इसमें सीमेंट सेक्टर आ जाता है। देन हमारा हो गया शुगर का सेक्टर हो गया, देन हमारा पूरा एफएमसीजी बिजनेस का सेक्टर हो गया, ऐसे सेक्टर्स अलग अलग हो गए। सो यार, सेक्टर एनालिसिस करने के लिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट दिया, उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। सो उसके लिए हमें फिर किन किन सेक्टर की स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना होगा? कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये चीज आई तो किन सेक्टर्स में अच्छा आगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगी? सीमेंट, स्टील। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, सो ऐसे इन सेक्टर्स में ग्रोथ रहेगी। देन इंडस्ट्री साइकिल को समझते हैं। अब कोई भी एक बिजनेस हुआ, हमने स्टार्ट किया तो वो स्टार्टअप के फेस में होता है। देन वो बिजनेस धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस बिजनेस की मतलब उस पूरे सेक्टर के आगे डिमांड है, तो अब वो जो इंडस्ट्री हो जाएगी वो किस में आ जाएगी? ग्रोथ वाली स्टेज में आ जाएगी। तो ये इंडस्ट्री साइकिल की सेकंड स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज। देन अब वो बिजनेस लाइक एकदम उस पे है कि हाँ ये अच्छा ग्रो कर रहा है, एक तो हम लोगों ने पहले एक्सपेक्ट किया है कि हाँ ये ग्रोथ करेगा, अब वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो वाला कौन सा स्टेज हो जाएगा? इस स्टेज को बोलते हैं शेक आउट स्टेज। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, वो प्रॉपर फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बेसिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे ज्यादा। सो शेकआउट स्टेज हो गई, देन वो बिजनेस रेगुलरली अच्छा कर रहा है एंड नॉर्मल वो दे रहा है, तो वो जो स्टेज होती है वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई। उसके बाद अगर वो बिजनेस किसी भी रीजन से डूब जाता है, सो ये हो गया डिक्लाइन। सो हमारे ये जो इंडस्ट्री साइकिल होती है ये 5 स्टेजेस होती है। स्टार्टअप हो गया, ग्रोथ हो गया, उसके बाद शेकआउट हो गया, देन मैच्योरिटी हो गया एंड देन डिक्लाइन हो गया। अब जो मैंने बताया था कि हमें वो बिजनेस को के लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी अपने जो इन्वेस्टर है उसके साथ, एंड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज के साथ वो करना पड़ेगा। तो ये इन 5-6 में से कौन से पॉइंट में आता है कि लाइक ये चीज हम इसमें देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं? किसको कुछ आइडिया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। या सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है? हम लोग, किसी को आइडिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है तो वो समझा सकता है? बेसिकली कंपनी की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी किस चीज के लिए अकाउंटेबल है वो पता चलता है। हाँ, बेसिकली ये, सो बेसिकली अगर हम इसको बेसिक लैंग्वेज में समझे ना,
सो मैनेजमेंट के बारे में तो हम पता लगाएंगे कि उस मैनेजमेंट ने पास्ट में फ्रॉड किया और प्रमोटर्स ने या नहीं किया है, वो ये इनके बारे में हो गया। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये आता है कि वो इस कंपनी को कैसे चला रहे हैं, बेसिकली उनकी गवर्नेंस क्या है इस कंपनी में, वो कैसे चला रहे हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है कि वो ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वो रूल्स के साथ वो कंपनी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, जो उनकी मॉरल इंटीग्रिटी है वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए कुछ अपने मॉरल्स के साथ सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे हैं। सो हम लोग भी अगर हमारा कोई बिजनेस खोलेंगे तो अगर इनमें से कोई भी चीज हम नहीं करेंगे तो हमें एक डर रहेगा कि हाँ ये बिजनेस आगे जाके कुछ हो सकता है। सो ऐसे टाइप के बिजनेस में बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। देन लेबर रिलेशन, कौन बता सकता है ये लेबर रिलेशन क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, और ये कंपनी के लिए क्यों बहुत जरूरी होता है? ये डिटरमाइन करता है कि मतलब उसके जो एम्प्लॉयज है वो कंपनी की तरफ और कंपनी उनकी तरफ कितनी मतलब एक अच्छी तरह से देखती है, मतलब कौन सी कंपनी के लिए वो एसेट है लायबिलिटी है, तो उससे उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी पे। जैसे टाटा के लिए उसके एम्प्लॉयज एसेट्स है, बट देखिए तो रिलायंस के लिए, जियो, इन सब के लिए लायबिलिटी है। हाँ सो बेसिकली हाँ, और क्या? बेसिकली लेबर रिलेशंस ऐसा होता है कि आप अपने एम्प्लॉय का कितना पोटेंशियल आप उससे निकाल पा रहे हो, आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, कि आप उसको कितना आगे बढ़ा रहे हो, कि आप उसको कितना प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ताकि आपकी कंपनी आगे बढ़े, क्योंकि कंपनी बेसिकली लेबर से ही चलती है। अगर सेल्स का आदमी है तो आप उसको इंसेंटिव दोगे तो वो ज़्यादा सेल करेगा, वो अपना ज़्यादा पोटेंशियल से सामान या चीज़ बेचेगा। सो ये भी पॉइंट है। राघव ने एकदम अच्छी तरह से समझाया। बेसिकली अगर कि कोई कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज का रहेंगे तो वो कंपनी अच्छी सेल करेगी, और अच्छे एम्प्लॉयज क्यों कब रहेंगे, जब जब वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा और वो जितना काम कर रहे हैं उतना वहाँ पे उनको मिलेगा पैसा कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो वो उस कंपनी में रहेंगे। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इसलिए इसलिए जरूरी है। अब हम लोग ये क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस का। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का जब हम लोग चीज़ें देखते हैं, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज देखते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ आता है कि यार ये हमें कैसे करना है, एंड ये चीज़ें ना स्ट्राइक करने वाली चीज़ें हैं। जब हम धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना चीज़ों का, तो ये हमें धीरे धीरे स्ट्राइक करेगी कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही हो रही है बहुत। सो नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिक कंपोनेंट? अक्षत, आई हैव वन डाउट। हमने लेबर रिलेशंस समझ तो लिया कि क्या हाँ होता है कि एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए वगैरह वगैरह, बट हमें उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा तो बोलेगी नहीं कि हम अपने एम्प्लॉयज को बुरा ट्रीट कर रहे हैं, हर कंपनी बोलेगी कि हम अच्छे ट्रीट कर रहे हैं। सो हमें वो कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनली हो क्या रहा है वहाँ पे? यार, जब हम लोग कोई न्यूज़ पढ़ते हैं ना, या फिर आप नॉर्मल एक नेट पे जाके देखोगे, आप ये सिंपल डालोगे ना कि इस कंपनी में एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे वुमेन्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो ये सब चीजें ना वो केसेस फाइल्ड होते हैं, एंड वो अगर हम लोग कंपनी की हम लोग एनुअल रिपोर्ट जब देखेंगे ना, तो वो एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन आता है कंपनी का, जहाँ पे कंपनी को भी ये सब चीजें डालनी होती है, कि उसके ऊपर हर कंपनी डालती है कि क्या केसेस फाइल हुए। और बाकी तो यार हमें थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि जो नामी कंपनीज है ना, तो हम लोग उनके एम्प्लॉयज से जब अगर कहीं पे बात चल रही है तो वो हमें थोड़ा पता चलता है, समझे? बेसिकली इसमें एक और पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि ऐसा भी होता है कि कई कंपनीज अपने जैसे जो भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी और पैकेजेस वगैरह बढ़ाती है और वो सब करती है, तो वो भी उनकी रिपोर्ट में आता है कि ये इतना पिछले साल इन्होंने, फॉर सपोज कोई कंपनी है 1000 करोड़ की, कि उन्होंने 200 करोड़ एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, अगले साल उन्होंने उनका फॉर सपोज 1050 करोड़ उन्होंने कमाया, तो उन्होंने 220 करोड़ रुपए सैलरी दी। तो उससे हम लोग को ये समझ में आता है कि हाँ इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी मतलब आगे बढ़ाया अगर उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। मतलब बेसिकली ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को लगता है। या और उसके साथ कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताती है कि हमने कितने एम्प्लॉयज बढ़ाए।
तो वहां से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एवरेज पर एम्प्लॉय सैलरी का क्या वो रहा है। ओके, वन मोर डाउट या कि जैसे अभी कुछ मंथ्स पहले गोल्डमैन सैक्स है, उसका एक रिपोर्ट आया था या कहीं से लीक हुआ था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिनेरियो, बट द एम्प्लॉयज वर क्लेमिंग दैट वर्क कंडीशंस आर वेरी बैड। लाइक उन्हें जितना बताया जा रहा है उससे कई ज्यादा डबल वर्क उन्हें करना पड़ता है पर वीक। तो क्या हमें फिर मतलब वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है एंड उतना कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, एंड ये गोल्डमैन सैक्स का था विच इज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक। सो क्या हमें इससे ये असम्पशन करना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स एक अच्छी कंपनी नहीं है? हम लाइक क्योंकि ये उसके एक पॉइंट हो एम्प्लॉयज सकता क्योंकि है, उसके एम्प्लॉयज उससे खुश नहीं है। ये एक पॉइंट हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी चीजें बताई ना वो एक पॉइंट है कि ये पॉइंट मतलब यार कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती है जिसमें सब पॉजिटिव हो या फिर सब नेगेटिव हो। हर कंपनी में कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे। सो यार ये एक पॉइंट हो सकता है कि हाँ यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीज आई है, बट लाइक गोल्डमैन सैक्स जैसे ये कंपनी है, लाइक ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, बट ये रिपोर्ट आई है तो हाँ ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, पर इससे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि यार ये पूरी कंपनी खराब है। एक बात सो मैं ऐड करना मतलब चाहूँगा। क्वालिटेटिव। एक मिनट शाश्वत, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो शाश्वत ने जो गोल्डमैन सैक्स वाली बात बोली, उसमें ये बात नोटिस करनी ज़रूरी है कि अभी तो आया है वो रिपोर्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट इज इट अ कंसिस्टेंट थिंग? लाइक मतलब हर 2 साल में, हर 3 साल में वैसे कुछ रिपोर्ट आते ही जा रहा है, हर एक एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ से एलिगेशन है कि कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या सैलरी इश्यूज है बोल के। क्योंकि जब भी फंडामेंटल के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में करते हो तभी कंपनी कल्चर और आपके एम्प्लॉयज कितने हैप्पी वो भी उतने ही मैटर करते हैं एज मच एज द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो या ओके, सो एक्चुअली जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स है किसी के एम्प्लॉइज वर्क लाइफ बैलेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं, एंड दे हैव रिपीटेडली क्लेम्ड दैट उन्हें डिप्रेशन होता है, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस एंड दे आर नॉट गेटिंग proper compensation for the work they are, for the input they are putting in for the company. But we have seen that past में financials जो कंपनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक की कंपनी है, उनके स्टॉक्स राइज करते ही गए despite of employees not being happy from the investment bank. सो So बेसिकली ये तो फिर पूरे हाँ बट वो सेक्टर की ये नेगेटिव चीज है, बट वो सेक्टर तो ग्रो किया है, सो हाउ विल वी डिसाइड दैट हमें, क्योंकि एट लास्ट हमें फर्क पड़ता है कि हम वो एनालिसिस करके हम स्टॉक में प्रॉफिट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम इसको एक और पॉइंट से देखें ना, तो आज भी बड़े बड़े आईआईएम्स और इनके बंदे इन कंपनीज में जाने के लिए तरसते हैं कि लाइक मेरा इस कंपनी में हो जाए। इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो तड़पते हैं बट उनके एम्प्लॉइज तो खुश नहीं है एंड स्टिल द सेक्टर इज ग्रोइंग। सो क्या ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें ये वाली चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि एम्प्लॉइज खुश हैं या नहीं? एक मिनट, हाँ साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे तू अभी द थिंग इज कि फंडामेंटल एनालिसिस में हर एक बंदे का अपना अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है। कुछ लोग क्वालिटेटिव को ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग क्वांटिटेटिव को ध्यान देते हैं। तो इन द सेम वे इवन इन क्वालिटेटिव कुछ लोग गवर्नेंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग लेबर रिलेशंस को ध्यान देते हैं। अभी जैसे तूने कहा कि इवन दो एम्प्लॉय रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है फाइनेंशियल इसमें, तो भी बाकी सारे अच्छे हैं। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ कि उनके क्या बोलते हैं, जो भी अपर मैनेजमेंट है, जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, जो पूरे सेक्टर का ग्रोथ है, प्लस जो उनका मोट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उन कंपनीज का, वो सब ज़्यादा बेटर है, विच क्या बोलते हैं उसको, विच फेसेस आउट द इश्यूज दैट इट हैज़ इन द लेबर रिलेशंस सेक्शन ऑफ द एनालिसिस। तो इट्स मोर अबाउट कि तू किस चीज़ पे प्रायोरिटाइज कर रहा है बोल के। If for you the main thing that matters is labor relations, then you won't choose that sector. But if for you what matters is कि वो sector के साथ साथ वो company भी उतना grow कर रहा है या नहीं, then you will go for that company. It's like it changes from person to person. That's what I want to say. Yeah, completely agreed with Samrud. Because मैंने जैसा पहले भी बोला कि किसी भी कंपनी में हर चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजें अच्छी होगी, कुछ चीजें बुरी होगी, वो आपका पर्सपेक्टिव बन जाता है कि हाँ मुझे
इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि ये चीजें तो मुझे अच्छी चाहिए ही सही। सेम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी होता है कि कुछ चीजें होगा जिस वजह से वो कंपनी पीछे हो, बट हमारा वो हो जाता है कि यार जो मुझे मेनली चाहिए वो चीजें अच्छी है, तो हाँ मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लाइक इससे अगर इस बात से कोई डिसएग्री करता हो तो। एक Okay, और पॉइंट हाँ। मैं रखना चाहूंगा। अब जैसे परसों ही हुआ कि वो कोका कोला वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइड में कर दिया तो उसका शेयर प्राइस ड्रॉप हो गया। तब कुछ लोग को ऐसा लगा कि भाई सारे स्पोर्ट्स पर्सन इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, वो लोग वाटर को ज़्यादा इंडोर्स कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बेच दिया। बट मेरे को नहीं लगता कि उससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कोका कोला ब्रांड को कि वो उसका शेयर प्राइस एकदम और ज़्यादा आगे जाके ड्रॉप हो, क्योंकि जो लोग आई वांट कंज्यूम करते या हैं वो करेंगे ही करेंगे। या भाई, ये भी यही मैं ऐड करना चाहता था कि यार इससे लोग कोका कोला पीना छोड़ देंगे क्या? अगर रोनाल्डो ने उसको बॉटल को हटा दी तो क्या उससे लोग कोका कोला कंज्यूम करना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। सो यार बेसिकली इस वो मामले तो में एक, हाँ सेकंड इसमें मैं बोलना चाहूंगा, लोग जो कोका कोला पीते हैं तो वो सेलिब्रिटीज की वजह से ही पीते हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। आज वो उसने हटाया है तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग पीना कम करेंगे, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स है टाइप ऑफ, मतलब इन्फ्लुएंसर्स ही है ये। तो ये जो बोल रहे हैं आज इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलो करते हैं, इसलिए शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ है। एक तो कहीं पे कुछ पार्ट जिसने उसको देख के पीना चालू करा, जैसे एक फिर बाद में मीम भी देखा होगा कि किसी टाइम पे रोनाल्डो ने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी थी, तो जिसने वो देख के पीना चालू करा होगा, हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज जिसने चालू करा उस टाइम पे वो देख के बंद भी कर दे। सर पर बगल में मेसी भी तो पेप्सी का ऐड कर ही रहा है ना, ये भी तो एक पॉइंट है ही ना। अरे तो दैट वही इज तो मैं व्हाट आई बोल एम रहा हूँ, सेइंग कि अगर मेसी को एक देख दिन शेयर के प्राइस एंड ड्रॉप हुआ दैट इसका डजंट मीन्स कि वो ड्रॉप ही होगा इन फ्यूचर। इट मीन्स कि ठीक है वो हाँ ड्रॉप होता है, करेक्शन होता है मार्केट में, इट अगेन यार गोज अप मार्केट एंड द हमें फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मैं देखो एक ऐसे मैं ऐसे एग्जैक्टली ऐसे एसेट्स होता का है लॉन्ग कि टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं में होता, हर चीज वो ऐसा। बहुत, गाइस प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम, chaos मत क्रिएट करो, एक एक जन करके बोल लो, नहीं तो किसी की बात नहीं सुनने देगी। या आश्रय, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज कंटिन्यू। मैं बोल रहा था जैसे चल ठीक है, राघव बोल रहा है जो बात सही है कि एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। उसी कारण से देख पैनिक सेलिंग भी होती है बहुत सी बार, कि दूसरों को लगता है यार ऐसा हो गया, एकदम सेलिब्रिटी है, उसने कर दिया तो अब इसका शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, इस कारण सेलिंग होगी। या कोई सोचता है कि हो सकता है यार ये हमारा आइडल है, बहुत से जने भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो इसलिए भाई हमको नहीं चाहिए, इन्वेस्ट ही नहीं करना। ऐसा ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर ही है ना यार। वही भाई, आई टोटली अग्री। मैंने वही स्टार्टिंग में यही बोला था कि कुछ लोग को लगता है कि भैया वो बंद हो जाएगा, पर कुछ लोग को ये भी लगता है कि वो चलेगा आगे जाके, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन आर पर्सपेक्टिव की लेबर रिलेशन वाली चीज, कि हम लोग उसको प्रायोरिटाइज करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब मैं वो चीज बताना चाह रहा था उस एग्जांपल सही से। है, सही है, सही है। एंड एंड मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट्स पे भी डिपेंड करती है कि लाइक जिसका लॉन्ग टर्म पे भले ही कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, पर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अभी लाइक अडानी के ही देख लो, हमें एक न्यूज आई और उससे वो कितना इम्पैक्ट पड़ गया। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट ना पड़े, पर शॉर्ट टर्म में वो इम्पैक्ट पड़ा ना। सो ये चीजें, बहुत सारी चीजें लाइक इन सेंटीमेंट से डिपेंड करती है। इन्वेस्टिंग का मेन मोटो ये है, यही है कि यार जब तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हो। रोनाल्डो ने वो बॉटल साइड में रखने से उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ मेजर चेंज हो गया क्या? कि लाइक इन नियर 2 to 3 years वो कंपनी लॉसेज में आ जाएगी या उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगा? आई डोंट थिंक सो ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट वो उसके फंडामेंटल्स में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। सो यहीं पे हमारा एक वो बिहेवियर आता है कि नहीं, हमें वो चीज होल्ड करके रखनी है। लाइक ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एंड सबका इन्वेस्टमेंट थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। भास्कर इज रेजिंग हिज हैंड। भास्कर, यू वांट या टू से हाँ समथिंग, सर, प्लीज अनम्यूट। मैं वही कह रहा था सर, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि लेबर रिलेशन जैसे से खराब हो गया, रोनाल्डो ने बोला। पर सर उनका मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है ना। मतलब उनकी बाकी सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख लो तो बाकी सब चीजें स्ट्रांग है। तो वो ऐसे कंपनी का गिरना इज वेरी हार्ड, क्योंकि अगर जैसे अभी भी बात हुई थी अपनी कि अगर एक सेक्टर खराब है, जैसे आप ही ने बोला था कि गोल्डमैन सैक का लेबर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब एम्प्लॉइज का,
तो बाकी सब चीजों की अच्छी है ना, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका सेक्टर एनालिसिस अच्छा है। सेम अगर कोका कोला के साथ भी होगा तो छोटा सा पीरियड निकल ही जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ वही, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। एंड यार ये ना बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि नहीं, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपनी थिंकिंग के ऊपर होता है। अगर किसी को लगता है कि इस वजह से गिर सकता है तो यार वो कंप्लीटली एग्जिट कर सकता है, वो उसकी सोच है। बट जो बोला भास्कर ने वो एकदम सही बोला। ओके, सो और कोई किसको कुछ भी वन पूछना हो या कुछ लास्ट भी? क्वेश्चन अक्षत, वन लास्ट या क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि अ, ये चीज जो एनालिसिस कर रहा है उस पर डिपेंड करती है कि वो कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, राइट? हाँ सो आपको अगर पर्सनल ओपिनियन अपना देना हो, सो अमंग दीज पॉइंट्स व्हिच वन यू वुड प्रायोरिटाइज बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकॉर्डिंग टू मेरा यू? पर्सनल, हाँ भाई ये Yeah, मेरा your पर्सनल personal ओपिनियन। opinion. I am asking ये about your दोस्त, personal opinion. That's all. मैं क्वालिटेटिव में मैं प्रमोटर्स, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। प्रमोटर्स पे ये देखता हूँ कि उन प्रमोटर्स की पास्ट हिस्ट्री कैसी है। अगर उन्होंने पास में कोई कंपनी खोली है, किसी में वर्क कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए उन्होंने क्या अपनी तरफ से क्या दिया है उस कंपनी को। देन मैनेजमेंट में मैं पूरा मैनेजमेंट चेक करता हूँ कि इस मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं, उनके ऊपर केसेस तो नहीं चल रहे हैं। देन हमें एक और चीज चेंज चेक करनी होती है कि कंपनी के ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, कि कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हो। एंड देन गवर्नेंस का इशू सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है, एंड वो इसलिए लगता है क्योंकि गवर्नेंस, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफ आई जी आई, जो इंडिया के भी एल आई सी एंड ये जो डी आई आईज हैं एंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीज को बहुत ज्यादा, ये फैक्टर बहुत ज्यादा देखते हैं। इसलिए मुझे गवर्नेंस फैक्टर मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा। Okay, thank you. That's all I wanted to know. Please continue. एंड और भी किसको कुछ देना हो अपना सजेशन या फिर कुछ डाउट्स हो तो बोल सकता है। ओके, सो नाउ हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पे मूव करते हैं। सो कोई मुझे बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेजर लाइक पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें क्या क्या देखना होता है क्वांटिटेटिव में? क्वांटिटेटिव I बेसिकली think नंबर्स। कि I हाँ think कि financial statements देखने होते हैं quantitative हाँ analysis. हाँ। मतलब इस सो बार हम बेसिकली खेलेंगे, क्या? इस बार हम पूरा नंबर गेम खेलेंगे। पहले अपने बिजनेस जान लिया, अब नंबर गेम्स खेलेंगे। अच्छा हाँ, कि अब पूरा नंबर्स पे आएगा। एंड इसके लिए हमें ये, अब क्वांटिटी एनालिसिस जब हम करेंगे ना यार, बहुत फाइनेंस के बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके, जो को मेजर फाइनेंस में ये टॉपिक्स आते हैं वो कवर होंगे। सो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान देना, लाइक ये हमारा सजेशन है। ओके, सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मेजरली बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट, मैंने स्लाइड चेंज की, वो विजिबल है ना स्लाइड? हाँ, अक्षत visible है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो सबसे पहले कौन जो होता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। ये सबसे मेजर चीज है, लाइक बहुत बेसिक है बट फिर भी एक क्लियर हो जाए ये चीज तो बहुत जरूरी है क्लियर होना। सो क्या बता सकता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस होता है? मार्च टू मार्च होता है ना फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर। हाँ वही फिस्कल ईयर, कोई फिस्कल ईयर बोलता है, कोई फाइनेंशियल ईयर बोलता है। ओके, सो मार्च टू मार्च में टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग है, बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 तक होता है। एंड जो सारी कंपनीज है ना वो अपने जितने भी स्टेटमेंट देती हैं, जो भी प्रॉफिट हो गया वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताती है। कैलेंडर ईयर तो सबको पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो होता है।
बट जितनी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम अपने स्टेटमेंट्स बताती है। इसमें किसको कुछ बोलना है या किसको कुछ डाउट है? ओके, सो नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली बैलेंस शीट कंपनी का अभी तक लाइक फाइनेंशियल ईयर में नहीं, अभी तक जब से कंपनी स्टार्ट हुई है ना, तब से इस डेट तक कंपनी ने क्या खरीदा है, क्या लोन्स लिए हैं, वो सबका कच्चा चिट्ठा बैलेंस शीट में होता है। हम लोग अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें तो ये बैलेंस शीट में ये पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। देन यार कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना, तो हम लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस तो एक बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती। हम कोई भी बिजनेस का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ये वो कंपनी प्रॉफिट में है भी या कि कितना वो प्रॉफिट बढ़ा रही है अपना। देन अगर हम और बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है एंड देन पूरा ईयर का होता है जो फाइनेंशियल ईयर का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग पूरा कंपनी के अभी लाइक स्टार्ट हुई है तब से अभी तक का नहीं होता है, वो फाइनेंशियल ईयर का या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है। क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। यस यस। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डीप में समझे और हमें अगर क्वार्टरली रिपोर्ट देखनी ना, सो ये चीज एक मैं बताता हूँ Q1 FY21, ये चीजें आप बहुत बार देखोगे। Q2 FY21 या फिर जो भी है। सो Q1 FY21 मतलब होता है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020, ये चीज Q1 FY21 होती है। सो हम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि Q1 FY21, वो मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज होता था कि यार ये FY21, बेसिकली जब हम FY21 लिखते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 होता है, ठीक है। एंड वही Q2 वापस जुलाई 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। ऐसे 3 इयर्स के गैप में Q1 Q2 Q3 Q4 होते हैं। देन जब हमने मंथ्स ना, बैलेंस ईयर्स थोड़ी। क्या, हाँ मंथ्स, 3 मंथ्स, सॉरी अगर ईयर बोला हो तो। ओके, देन बैलेंस शीट एंड P&L देखने के बाद अगर हम और डीप में जाते हैं ना, हमें किसी कंपनी को और डीप में एनालाइज करना हो तो हम लोग कैश फ्लोज देखते हैं। कैश फ्लोज में ये होता है कि कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है, ये कैश फ्लोज में देखते हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबने ये चीजें सुनी होगी, प्रमोटर्स, DII एंड FII। प्रमोटर जो कंपनी जिसकी है, देन DII मुझे बता सकता है कोई क्या होता है DII? डोमेस्टिक जो होते हैं, मतलब जो इंडियन इन्वेस्टर्स ही होते हैं। या डोमेस्टिक जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, वो सब आ जाता है वो, ठीक है। और FII? फॉरेन FII इन्वेस्टर्स। फॉरेन होता है, DII डोमेस्टिक होता है। जैसे LIC इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग बहुत लार्ज हाँ क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। सो बेसिकली हम लोग किसी भी कंपनी की यार DII और FII जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये बात तो सब एग्री करो कि यार वो वहां पे हमसे बहुत समझदार और हमसे बहुत ज्यादा जानने वाले लोग बैठे हुए हैं। सो किसी कंपनी में अगर वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक ये केस हो सकता है कि हमें केवल इस पे डिपेंड नहीं करना है कि यार वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें करना है, बिकॉज वहां पे बहुत बार इंटरनल गेम भी चलता है, यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है। बट वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हम लोग एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 50% से ऊपर हो, बहुत सारे इस चीज को 45 लेते हैं एंड बहुत सारे 60 लेते हैं, ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि किसको क्या लेना है। 50% से ऊपर हो तो वो कंपनी के लिए एक गुड साइन होता है। देन DIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं और देन FIIs इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे एक रेड साइन आता है जो हमें समझना जरूरी है। FIIs बहुत बार इंडिया का जो लाइक हवाले का पैसा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है, वो वापस रीरूट होकर इंडिया में आता है। सो यहाँ पे बहुत बार ये स्टॉक्स को बढ़ाने में या वो उस स्टॉक में वापस इन्वेस्ट करने में काम लेते हैं लोग।
सो यहाँ पे एक रेड फ्लैग होता है, सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बट बेसिकली मेजर जो हम लोग ये देखते हैं कि अगर प्रमोटर डीआई और एफआईआई अच्छे एफआईआई और अच्छे डीआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो उस कंपनी के लिए एक गुड साइन है। किसको कुछ डाउट है यहाँ पे? अक्षत, हमने हाँ। समझ तो लिया, बट ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें मिलेंगे कहाँ से? ओके, सो ये मनी कंट्रोल या फिर स्क्रीनर खोल लेते हैं हम लोग। स्क्रीन लाइक फर्स्ट सेशन अगर सबने अटेंड किया हो तो वहां पे, एक मिनट, ओके विजिबल है सबको स्क्रीनर की? हाँ विजिबल है। कोई भी एक कंपनी का नाम बोल दो, लाइक कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है। Adani Enterprises, I guess it's the most controversial stock right now. सो बेसिकली ये फ्री है एकदम, आप लाइक स्क्रीनर पे जाके लॉग इन करोगे। सो ये मैंने कोई प्रो वर्जन या कुछ नहीं ले रखा है यहाँ पे। अडानी एंटरप्राइजेस पे आ गए। सो ये आ गए क्वार्टरली रिजल्ट्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज। ये हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देन ये रेशियोज आ गए। देन ये इन्वेस्टर्स आ गए, प्रमोटर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, एफआईआईज ने कितना किया हुआ है, डीआईआईज ने कितना किया हुआ है, और पब्लिक का कितना है। ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो मतलब आप फ्यूचर में इसमें एनालिसिस करके दिखाओगे ना, क्योंकि हाँ, हमें नहीं है इसमें। फ्यूचर में भी एनालिसिस करेंगे, एंड लाइक हर सेशन के बाद 10 to 15 मिनट्स हम लोग इसमें लेंगे कि लाइक जिसको भी जो स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं वो अपना एनालिसिस बताएं, या फिर किसमें कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। ऐसे लाइक हम लोग अपने सबके एनालिसिस शेयर करेंगे बेसिकली हर सेशन के बाद 10, 15, 20 मिनट जितना वो होता है। ओके, मतलब हम screener.in में न्यू है ना, सो लाइक हमें पता नहीं है कहाँ से क्या चीजें देखनी होती है, तो आप मतलब पूरा स्क्रैच से बताओगे ना? पूरा स्क्रैच से बताएंगे। लाइक ये सेशन बेसिक इंट्रो है फंडामेंटल एनालिसिस का, फाइनेंस की टर्म्स और ये सब जानने के लिए। अगले सेशन से हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे कंपनीज का। ओके श्योर, जस्ट वांटेड टू चेक दैट। सो नाउ अब मुझे कोई स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दो टर्म्स होते हैं, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, या फिर आप फाइनेंस नॉर्मल फाइनेंस भी लोगे ना तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। कोई भी किसको कुछ भी आइडिया हो इसका तो वो बता सकता है। ओके, सो बेसिकली स्टैंड अलोन होता है कंपनी का कोर बिजनेस से जो भी रेवेन्यू या कुछ भी जनरेट हो रहा है वो स्टैंड अलोन होता है। एंड कंसोलिडेटेड कंपनी की सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और इन्वेस्टमेंट से जो भी बिजनेस होता है वो इन्वेस्टमेंट्स होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। रिलायंस कंपनी का नाम सबने सुना हुआ होगा, रिलायंस का आई गेस सबने सुना हुआ होगा कि रिलायंस अंबानी की कंपनी। हाँ सुना है। यस। सो रिलायंस का कोर बिजनेस हम सब जानते हैं पेट्रोलियम वाला बिजनेस है। जो पेट्रोलियम वाला बिजनेस है वो रिलायंस का कोर तेरे बिजनेस राइटिंग्स दिख नहीं रहे, तेरे राइटिंग्स दिख राइट। नहीं रहे। अब दिख रहे हैं राइटिंग्स? हाँ आप विजिबल दिख है। रहे हैं? हाँ ओके, सो रिलायंस का कोर बिजनेस हम सबको पता है पेट्रोलियम वाला बिजनेस है। जो वो पेट्रोलियम वाला जो बिजनेस है वो उसका कोर बिजनेस है, ठीक है। देन रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, एंड एक कोई भी कंपनी मान लो ए, और एक कोई भी हम लोग कंपनी सपोज कर लेते हैं बी, ठीक है। सो यार ये जो चीज़ है ना, ये प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, एंड समझ नहीं ना आए यहाँ से तो पूछ लेना। सब्सिडियरी
वो चीज होती है जिसमें किसी कंपनी का 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अगर 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो चीज सब्सिडियरी होगी एक कंपनी की, बिकॉज यार ये आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज। एसोसिएट वो चीज होगी जो 20 to 50%, अगर रिलायंस ने किसी कंपनी में 20% से लेके 50% तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो एसोसिएट कहलाएगी। अगर फिक्स 20% है तो भी एसोसिएट होगी, एंड फिक्स 50% है तो भी एसोसिएट होगी। एंड 0 से लेके 99.99% का जो भी रहेगा वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज ये पूछ लो। ओके, सो अब हम लोग सपोज करते हैं कि रिलायंस में पेट्रोलियम ने 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। एक इमेजनरी वो ले रहे हैं कि पेट्रोलियम ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। रिलायंस जियो ने 200 रुपीज का प्रॉफिट किया। रिलायंस रिटेल ने 300 रुपीज का प्रॉफिट किया। कोई कंपनी है ए, उसने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, एंड कोई कंपनी है बी, उसने 200 रुपीज का प्रॉफिट किया। सो ये पेट्रोलियम हो गया रिलायंस का कोर बिजनेस। रिलायंस जियो में रिलायंस का सपोज करते हैं 70% इन्वेस्ट हिस्सा है। रिलायंस रिटेल में 80% हिस्सा है। किसी कंपनी ए में 40% हिस्सा है, एंड किसी कंपनी बी में 10% हिस्सा है। अब कोई मुझे बता सकता है कि जियो रिलायंस का क्या होगा? हमने जो अभी समझा उस हिसाब से। सब्सिडियरी। रिटेल क्या होगा? सब्सिडियरी। वो कंपनी जो ए है वो कंपनी क्या होगी? एसोसिएट। एंड कंपनी बी? कंपनी इन्वेस्टमेंट। बी में नॉर्मल 10%, मतलब कंपनी बी में रिलायंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो स्टैंड अलोन का जो प्रॉफिट आएगा, स्टैंड अलोन प्रॉफिट में केवल पेट्रोलियम बिजनेस 100 रुपीज का प्रॉफिट। बिकॉज हम लोग कोई भी कंपनी का कुछ भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो तो वो दो चीजें बताएंगे, स्टैंड अलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड। एंड हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम लोग किस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो। देन कॉन्सोलिडेटेड में ये कोर बिजनेस तो आएगा ही सही, नो डाउट, ये कोर बिजनेस का प्रॉफिट। देन जियो ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया, उसमें रिलायंस का 70% हिस्सा है, तो जियो से रिलायंस को 140 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। रिटेल से रिलायंस को 240 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, 80% हिस्सा है। उस कंपनी ए से रिलायंस को 40 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, एंड कंपनी बी से रिलायंस को 20 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो पूरा प्रॉफिट हुआ, ये जितना ही प्रॉफिट है ये आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ऐसे ही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू निकलता है, ऐसे ही कंसोलिडेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टर्म्स होती है ऐसे कंसोलिडेटेड ये निकलते हैं ऐसे। यहाँ तक किसी को प्लीज कोई भी डाउट हो तो इस चीज में तो प्लीज पूछ लो, या कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज वो दे सकता है। सब्सिडियरी, एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट, या फिर कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, कुछ में भी कुछ भी पूछना हो या कुछ इनपुट्स देने हो तो वो प्लीज दे सकता है। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं। बैलेंस शीट पे की बैलेंस शीट क्या होती है? आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज, आपने कोई बता सकता है एक बेसिक लैंग्वेज में कि एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होती है? एसेट्स यानी वो रिसोर्सेज जो कंपनी को मतलब बेनिफिट दे, इकोनॉमिक बेनिफिट दे, और लायबिलिटीज मतलब जो कंपनी पे ऑब्लिगेशंस हो आउटसाइडर की तरफ से, यानी कि किसी को पैसे देने हो, अकाउंट्स पेएबल या हाँ डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट हाँ, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। हाँ,
ओके सो अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे अपनी लैंग्वेज में, सो एसेट्स वो होता है जो हमने, जैसे हमने कोई जमीन खरीदी, कोई लैंड खरीदी, वो हमारी एसेट हो गई। एंड हमने किसी से 100 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए कुछ ले रखे हैं मैंने, तो वो हो गई मेरी लाइबिलिटी। ठीक है। सो एसेट्स क्या होता है, व्हाट अ बिजनेस ओन्स एंड व्हाट अ बिजनेस ओज, जो मैंने अभी बताया आपको। देन फिक्स्ड एसेट्स होता है, अलग होता है, करंट एसेट्स अलग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है? करंट ये होता होगा कि जो एसेट्स आगे चल के एक साल में उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। नहीं। ओके सो फिक्स्ड एसेट वो होता है जैसे कंपनी ने कोई लैंड खरीदी या कोई मशीन खरीदी। अब यार ये ऐसी चीजें हैं ना जो कंपनी एक साल, मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जो एक साल में कंपनी बेचेगी नहीं या एक साल में खराब नहीं होगी ये चीजें, कि ये एक साल में ये चीजें पूरी फेंकने लायक ये चीजें हो जाएगी, ये चीजें नहीं होगी। सो जो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, वो फिक्स्ड एसेट होती है। जैसे लैंड हो गई कंपनी की, या फिर कंपनी की मशीन्स हो गई जो कंपनी ने लगा रखी है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आता है। करंट एसेट्स जो एक साल से कम काम आएगी, वो करंट एसेट्स होती है। जैसे कोई बैटरी हो गई, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक सेल की बैटरी है, वो तो एक साल के अंदर खराब हो जाएगी ना। सो ये ऐसी जो चीजें होती है ना, वो करंट एसेट्स में होती है ना। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जो हमने किससे उधार ले रखा है या फिर कुछ बिजनेस ओ करता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो लाइबिलिटीज में आता है। हाँ Really sorry to interrupt, but I guess Teerth was saying right that current क्या? assets is something that we are expecting to convert into cash within a year. Like, या उसने शायद I read फिक्स्ड the एसेट के format लिए ऐसा बोला था। नहीं, actually इसने current asset के लिए बोला था, if I'm not wrong. ओके देन सॉरी, तीर्थ वाज राइट। या करंट एसेट्स ये होता है कि जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें या फिर वो एक साल में खराब हो रही हो। सॉरी। ओके देन और किसी को और कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो? ओके सो रिजर्व्स एंड सरप्लस वो होता है जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट जितना भी पड़ा हुआ है ना, उसको हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। देन करंट लाइबिलिटीज और अदर लाइबिलिटीज, कोई बता सकता है करंट लाइबिलिटीज और अदर लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है? एक सेकंड में, कोई ये रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब रिजर्व्स लायबिलिटी कैसे हो गए? रिजर्व्स है तो उनके एसेट्स में ना, मतलब एसेट्स होने चाहिए। ओके या लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन राइट, बिकॉज ये मुझे हर बार ये क्वेश्चन खटकता था। सो रिजर्व्स वो चीजें होती है जो कंपनी, कंपनी जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, बट वो कंपनी अपने किसी फ्यूचर ऑपरेशन के लिए अलॉट किया हुआ है कंपनी ने वो कैश, वो कंपनी और कहीं वो कैश काम नहीं ले सकती है, वो चीजें रिजर्व्स होती है, इसलिए वो लाइबिलिटीज में आता है। समझे आश्रय? नहीं, है कंफ्यूजन। ओके सो सपोज मेरी एक कंपनी है एंड मुझे अपना फ्यूचर कंपनी को एक्सपेंड करनी है, तो मैंने सोच रखा है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मैं इसके साथ कुछ एक्विजिशन करूंगा, या ये यहाँ पे कुछ जमीन कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपना पूरा बिजनेस सेटअप करूंगा। उसके लिए मैंने वो पैसा अलग रख दिया। तो अब वो पैसा क्या हुआ, वो अब मेरे लिए वो एसेट नहीं हुआ, वो मेरे लिए वो लाइबिलिटी हो गया। इसलिए ये चीज रिजर्व्स एंड सरप्लस लाइबिलिटी में आती है। वो पैसा और कहीं काम नहीं ले सकती है कंपनी। ओके, थैंक यू। एंड देन कोई करंट लाइबिलिटीज और अदर लाइबिलिटीज का डिफरेंस बता सकता है? कोई भी जिसको लगता हो, लाइक हमने अभी, या
करंट लाइबिलिटी वो होता है जिसका पेबल विच इज विद इन 1 ईयर, एंड अदर लाइबिलिटी वो होता है जो उसका जो ड्यू है आफ्टर मोर होता है। या एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। वही चीज होती है, करंट लाइबिलिटीज हमें 1 साल के अंदर चुकानी होती है। अदर लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म जो भी हमारा जो चीजें होती है वो अदर लाइबिलिटीज में आती है। एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को मुझे बता सकता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइक ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में इतनी काम नहीं आएगी, बट ये फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैंने डाल दिया। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? सो बेसिकली मुझे कॉन्टिंग या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कंटिंजेंट वर्ड से ये सजेस्ट होता है कि लाइक इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, कि मतलब कुछ फ्यूचर में अगर कुछ हुआ उस पर डिपेंड करेगी कि हमें पे करना है कि नहीं। या बेसिकली कंपनी को पता नहीं होता है कि ये 1 साल के मतलब ये 1 साल के अंदर पे करना है या 1 साल के बाद पे करना है। लाइक सही जो कॉन्टिंजेंट मतलब होता है उससे ही आया है कि कंपनी को खुद को वो क्लियर नहीं है कि वो 1 साल के अंदर पे करना है या 1 साल के बाद पे करना है। ऐसी लाइबिलिटीज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होती है। एंड बोरोइंग्स तो सबको पता है, जो उधारियां होती है, उधारी ले रखी है, वो बोरोइंग्स होती है। ओके सो अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज आई गेस अब हमारा टाइम हो गया तो हमें यहाँ खत्म करना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट हो या आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना हो तो वो दे सकता है। एंड प्लीज एक अनाउंसमेंट है, लाइक हम लोग हर सेशन के लिए 5 मिनट का एक बफर टाइम देंगे। एंड हम लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं। जो जैसा कि अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो टेक्निकल एनालिसिस मंडे ट्यूसडे को होगा एंड फंडामेंटल एनालिसिस थर्सडे फ्राइडे को होगा। वो आपकी इच्छा है कि आप केवल फंडामेंटल में आना है, केवल टेक्निकल में आना है, और आपको आपकी इच्छा हो तो आप दोनों में आ सकते हो। बट लाइक हमारी टीम का ये सजेशन है कि आप एक बार दोनों ट्राई करो कि दोनों में होता क्या है, बिकॉज लाइक फ्यूचर में हमें दोनों काम लेने हैं यार, हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए। फंडामेंटल के बाद अगर हम टेक्निकल लगाएंगे तो हमें सही पोजीशन मिलेगी उसमें एंट्री लेने की। सो ये हमारी टीम का सेशन है। कोई भी प्लीज और कोई एडअप करना चाहता है तो टीम से कर सकता है। एंड यार नेक्स्ट सेशंस के लिए वही टॉपिक है, पी एंड एल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, थोड़ा सा रिसर्च करके आना। एंड ये जो अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है हमने, उसमें कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो उस प्लीज नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में हम 5-10 मिनट उसको देंगे कि वो हम लोग पहले ही क्लियर कर लें। सो आई थिंक ऐसे चलेंगे तो हम सबको सब चीज़ें क्लियर होते जाएगी एंड फ्लो के साथ चलती रहेगी। एंड अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ भी हो तो वो प्लीज पूछ सकता है। एंड वन मोर थिंग यार, कि अगर आपको लाइक सेशन के बीच में नहीं पूछना है एंड यू वांट टू आस्क पर्सनली, सो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हिम। आई थिंक ही वुड बी मोर देन हैप्पी या टू क्लियर डाउट्स पर्सनली। सो मैं चैट में नंबर डाल सकता हूँ, अगर लाइक मैं डाल देता हूँ कि अगर किसी को कुछ पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में है एक्चुअली नंबर। या सो पर्सनली किसको कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ कोई भी सकता है। सेशन प्लीज मिस मत करना। हम समझते हैं कि सब लोग एक टाइम पे फ्री नहीं होते, बट एक्चुअली हम नेक्स्ट जो सेशंस लेंगे उसमें हम पुराने सेशंस के टॉपिक के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। विल बी पिवटिंग ऑन देम, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस द सेशंस। एंड अगर आप मिस कर भी रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, सो आप एक बार देख लेना, या तो वो टॉपिक्स के बारे में आप पर्सनली कहीं से पढ़ लेना, या तो आप रिकॉर्डिंग्स की लिंक मैं शेयर कर ही देता हूँ ग्रुप पे, सो आप वो भी देख सकते हो। बट मेक श्योर कि आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ के आओ, क्योंकि एंड पढ़ लिया एंड उसमें भी कुछ डाउट्स हो तो वो पर्सनली मैसेज करके पूछ लो, बिकॉज हाँ, हम लोग सब हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, लाइक आपस में सबकी। ओके सो लाइक कौन कौन इन है कि अभी जो जो फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर कुछ एनालिसिस अपने शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ एंड्रेस कर दो कि हाँ हम लोग इन है, उस हिसाब से हम लोग सेशन आगे बढ़ाएं।
Akshata, you can unmute your mic and speak. Yeah. Akshata, we can see your hand raised. You can unmute and speak. लाइक अब हम लोग वही डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल पर्टिकुलर शेयर्स और उसका जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेशन आज यहाँ का खत्म हो गया। Really sorry to interrupt. If everyone could switch on their cameras for taking a screenshot for just 1 second, that would be great. And then we can continue the discussion of shares. Guys, you can please switch on your cameras. We want to take a screenshot. Okay, thank you so much. Akshat, please you can carry on with the stock analysis. कोई भी कुछ भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहा है या कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी है तो वो प्लीज पूछ सकता है। नॉर्मल हम लोग आते हैं उसमें। एंड सेशन से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना हो तो वो प्लीज वो दे सकता है। ओके, सो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं कि लाइक कौन कौन प्रॉपर एनालिसिस करता है या फिर इन्वेस्टिंग करता है पहले से वो लोग। सब बिगनर हो। ओके, अक्षत, दो लोगों ने हाँ हैंड किया हुआ है। हाँ Guys, you हाँ can please unmute your mic one by one and you can speak if you want to share anything about your analysis, or else we will close the meeting. If you guys want to speak, then only raise your hand. If you guys want to speak anything about your analysis, or you want to share your analysis with us, or you want any help regarding the analysis. All right, okay, so thank you so much for patiently listening to all of us. We are very excited to see you in the next session. So, all right, now we'll close the meeting. Thank you. एंड प्लीज नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आ जाना। मतलब थोड़ा सा खुद से रिसर्च करके आना है। ऐसे चलेंगे तो हम सबको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।